जब मेरा एफ रैंक टैलेंट अवेकन हुआ तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाने लगा। इस दुनिया में लोग समय को कंट्रोल कर सकते थे, किसी भी चीज के आर पार देख सकते थे, या भगवान जैसी पावर्स इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे में मेरी एबिलिटी को पूरी तरह बेकार माना जाता था। यहां तक कि मुझे भी लगता था कि मेरा टैलेंट किसी काम का नहीं है। जब तक कि मेरी मौत नहीं हो गई, तभी मुझे एक भयानक सच का पता चला। जिस टैलेंट को दुनिया सबसे कमजोर समझती थी, वो असल में बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। जिस किसी को भी मैं मारता, उसकी ताकत मैं चुरा सकता था। लेकिन जब तक मुझे उसके असली पोटेंशियल का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने भाई, अपने फ्यूचर और अपनी जिंदगी सब कुछ खो चुका था। लेकिन किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया। इस बार मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा प्लंडर टैलेंट क्या कर सकता है, और इस बार मैं वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अगले ही पल मैंने खुद को हैंग सिटी में अपनी कंपनी के अंदर खड़ा पाया। मेरे आसपास की हर चीज अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। मेरा कोवर्कर जैन बड़ी खुशी से अपनी नई गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा रहा था और मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसने देखा कि मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। मैं यहां कैसे आ गया? मुझे आखिरी बार बस इतना याद था कि मैं मॉन्स्टर से भरे एक बैटलफील्ड में था। मैं एक टाइगर क्लास मॉन्स्टर से बैटल कर रहा था, ताकि अपने टैलेंट को और मजबूत बना सकूं। तभी मेरे दुश्मनों में से एक जानबूझकर एक गोस्ट क्लास मॉन्स्टर को उस बैटल में ले आया। मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और आखिर में मैं भी मर गया। वे लोग हमसे बदला लेने नहीं आए थे। उन्हें सिर्फ वो मिस्टीरियस क्रिस्टल चाहिए था जो हमारे पास था। उस समय इस दुनिया का सिर्फ एक ही रूल था: अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारी मौत तय है। मैंने तुरंत जैंग का कंधा पकड़ लिया। आज की डेट क्या है? वो मुझे हैरानी से देखने लगा। हिंग जोंग वू, तुम ठीक तो हो? आज 12 नवंबर 2025 है। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। 12 नवंबर, यही वो दिन था जब 3 साल पहले मेरा टैलेंट अवेकन हुआ था। यानी मैं सच में पास्ट में वापस आ चुका था। मैं अभी अपने आप को नहीं संभाल पाया था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हेंग जोंग वो। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मेरे सामने कंपनी का मैनेजर वैंग जेन चाओ खड़ा था। दूसरा मौका मिलने के बाद भी उसका चेहरा देखकर मुझे उतनी ही चिढ़ हुई। उसने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, पूरी कंपनी में तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे खराब है। आज से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपनी बची हुई सैलरी ले लो और दोबारा यहां मत आना। गुस्सा होने की बजाय मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि आगे उसका क्या होने वाला है। अपनी पिछली जिंदगी में टैलेंट अवेकन होने के बाद वॉन्ग जिनशा अपनी इंसानियत पूरी तरह खो चुका था। वो ज्यादा रिसोर्सेज और पावर पाने के लिए इंसानों के पार्ट्स की स्मगलिंग तक करने लगा था। हालांकि अभी वो इतना नहीं बदला था। फिलहाल वो सिर्फ एक घमंडी मैनेजर था जिसे लोगों को बेइज्जत करने में मजा आता था। जब उसने देखा कि उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने मुझे निकम्मा, बेकार और कंपनी के लायक नहीं कहकर और भी अपमानित करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैंने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप वहां से चला गया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया था। मैंने उसी जगह उस पर हमला कर दिया था, और उसके बाद मुझे 10 दिन जेल में बिताने पड़े। वही 10 दिन मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी थे। जब बाकी लोग डंजन्स में जाकर लगातार स्ट्रांग हो रहे थे, तब मैं जेल की सलाखों के पीछे बंद था। और जब तक मैं बाहर निकला, ज्यादातर अवेकन लोग पहले ही लेवल 10 से ऊपर पहुंच चुके थे। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो चुका था। मैं एक अनाथ था। जिस इंसान को मैं अपना भाई कहता था, उसका मुझसे खून का कोई रिश्ता नहीं था। वो भी एक अनाथ था जिसने मुझे पाला था। बाकी लोगों की नजर में
वो सिर्फ एक चोर था, लेकिन मेरे लिए वही मेरा पूरा परिवार था। जब उसने मुझे अपनाया था तब वो खुद भी बहुत छोटा था। हम दोनों का पेट भरने के लिए उसके पास चोरी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी हमारा रिश्ता ज्यादातर सगे भाइयों से कहीं ज्यादा मजबूत था। मेरी पिछली जिंदगी में उसके अपराधों की वजह से उसे 15 साल की जेल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में उसका ए रैंक टैलेंट अवेकन हुआ और उसने अथॉरिटीज की मदद की। इसी वजह से उसकी सजा कम कर दी गई और वो उम्मीद से बहुत पहले जेल से बाहर आ गया। उसके बाद हम दोनों हर दिन साथ मिलकर बैटल करते रहे और लगातार स्ट्रांग होते गए। फिर एक दिन एक मासूम लड़की को बचाने की कोशिश करते हुए मुझे पहली बार किसी की जान लेनी पड़ी। यही वह पल था जब मुझे आखिरकार अपने प्लंडर टैलेंट की असली ताकत का पता चला। जिस भी इंसान को मैं मारता, मेरा टैलेंट और स्ट्रांग हो जाता था। इतना ही नहीं, मैं उनकी एबिलिटीज भी चुरा सकता था। यह एक बहुत ही खतरनाक पावर थी, लेकिन मेरे भाई ने इंसानों की अंधेरी सच्चाई पहले ही देख ली थी। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि सिर्फ स्ट्रांग बनने के लिए कभी जानबूझकर किसी की जान मत लेना। उसकी बातें मेरे लिए किसी भी पावर से ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए मैंने अपनी एबिलिटी को दबाने का फैसला किया। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मेरा वही फैसला हमारी हर चीज छीनने की वजह बना। उस अंधेरे दौर में काइंडनेस की कोई जगह नहीं थी। अच्छे लोग जिंदा नहीं बचते थे। आखिर में न तो मेरा भाई और न ही मैं मॉन्स्टर्स की वजह से मरे। हम किसी डंजन के अंदर नहीं मारे गए थे, बल्कि लालची इंसानों ने हमें धोखा दिया और हमारी हत्या कर दी। कंपनी से निकलने के बाद मैं एक हार्डवेयर स्टोर पर रुका और आगे के लिए जरूरी सारी चीजें खरीद ली। वेपन्स, रोप्स, टूल्स, हर वह चीज जो मेरे टारगेट्स को खत्म करने और उनके टैलेंट्स चुराने में मेरी मदद कर सकती थी। अपनी पिछली जिंदगी में अच्छा इंसान बनने की कोशिश ने मुझे सिर्फ दर्द दिया था। मेरी काइंडनेस मेरे भाई को नहीं बचा पाई और न ही मुझे बचा सकी। इसलिए इस बार मैं हीरो नहीं बनने वाला था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं विलेन बन जाऊंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, जो भी मेरे फ्यूचर को खतरे में डालेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा, इससे पहले कि वह मेरी जिंदगी बर्बाद करने का मौका पाए। ये जिंदगी मेरी थी और इस बार अपनी किस्मत को मैं खुद कंट्रोल करने वाला था। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद मैं चुपचाप वापस कंपनी में आया और खुद को रेस्टरूम के अंदर बंद कर लिया। अगर मुझे सही याद है तो यही वह पल था जब ग्लोबल अवेकनिंग शुरू होने वाला था। अगले ही सेकंड मेरे दिमाग के अंदर एक जानी पहचानी मैकेनिकल वॉइस गूंजने लगी। वेलकम टू प्लैनेट क्रिप्टॉन, हान जांग वू। वो मिस्टीरियस सिस्टम मुझे इस नई दुनिया के रूल समझाने लगा। पूरी दुनिया में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के डंजन्स दिखाई देने वाले थे। जब अवेकेंड ह्यूमंस उन डंजन्स को क्लियर करेंगे तो वे कॉम्बैट स्किल्स अनलॉक करेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और लगातार विकसित होते रहेंगे। तभी मेरे सामने मेरा स्टेटस विंडो दिखाई दिया। टैलेंट एफ रैंक प्लंडर। उसका डिस्क्रिप्शन अभी भी वही था। जब भी मैं किसी अपोनेंट को मारता, मैं उसके एट्रीब्यूट्स या उसके टैलेंट को प्लंडर कर सकता था। लेकिन बाकी लोगों से अलग मुझे फ्यूचर पहले से पता था। मुझे पता था कि हैंग सिटी के आसपास सबसे स्ट्रांग डंजन्स कहां दिखाई देंगे, उन्हें क्लियर करने के सबसे सेफ रूट्स कौन से होंगे और कौन से रिवॉर्ड्स मेरी जान जोखिम में डालने लायक हैं। सबसे जरूरी बात, मुझे पहले से पता था कि प्लंडर को एसएस रैंक तक कैसे इवॉल्व करना है। इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी की एक भी गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला था। तभी मैंने रेस्टरूम के बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वांग जिन चाओ। वो फोन पर बात करते हुए एग्जिट की तरफ जा रहा था।
मैंने एस रैंक टैलेंट हीलिंग ग्रास अवेकन किया है। अगर तुम मेरे साथ रहती तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत बेहतर होता। मैं चुपचाप एक कोने के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरा पहला टारगेट बनने वाला है। जैसे ही वो मेरी पहुंच के अंदर आया, मैंने उसके गले में रस्सी डाली और पूरी ताकत से उसे कस दिया। जब वान जिन श्याओ सांस लेने के लिए तड़प रहा था, तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसके शरीर से एक चमकदार हरे रंग की आकृति बाहर निकली। वो स्पिरिट जैसी एंटिटी सब्स्टिट्यूट के नाम से जानी जाती थी। सिर्फ पावरफुल एस रैंक टैलेंट अवेकन करने वाले लोगों के पास ही ऐसा सब्स्टिट्यूट होता था। वो सब्स्टिट्यूट तुरंत वांग जिन श्याओ की इंजरीज को हील करने लगा और उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी हीलिंग स्पीड इतनी तेज नहीं थी कि वो उसे बचा सके। उसी समय मेरी आंखों के सामने एक और नोटिफिकेशन दिखाई दिया। सोल फोर्स डिटेक्टेड, प्लंडरिंग इन प्रोग्रेस, टैलेंट अपग्रेडेड, एफ रैंक, डी रैंक। मैसेजेस एक के बाद एक दिखाई देने लगे। डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक। हर सेकंड उसकी सोल फोर्स कमजोर होती जा रही थी और मेरा टैलेंट लगातार इवॉल्व हो रहा था। आखिरकार उसकी सोल फोर्स का आखिरी हिस्सा भी खत्म हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, टैलेंट अपग्रेडेड, एस रैंक प्लंडर। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। अब सब कुछ बदल चुका था। अब से हर एनिमी जिसे मैं मारूंगा, वो मेरी पावर का एक नया सोर्स बनेगा। मैं चुन सकता था कि मुझे क्या चुराना है, उनके रॉ एट्रीब्यूट्स, उनका यूनिक टैलेंट, या फिर उनकी सभी मास्टर्ड कॉम्बैट स्किल्स। जैसे ही प्लंडर एस रैंक पर पहुंचा, एक और मैसेज सामने आया। न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड, सब्स्टिट्यूट समनिंग। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ मेरी सब्स्टिट्यूट। जमीन से डार्क एनर्जी फूट पड़ी। एक विशाल काले रंग का वॉरियर जो भारी मेटालिक आर्मर पहने हुए था, धीरे धीरे मेरे सामने प्रकट हुआ। ये मेरा सब्स्टिट्यूट था, डार्क एम्परर। तुरंत एक स्टेटस पैनल दिखाई दिया। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ग्रोथ तीनों पहले ही 200 पॉइंट्स तक पहुंच चुके थे, जो एक एस रैंक एग्जिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू थी। एसएस रैंक तक पहुंचने के लिए हर एट्रीब्यूट को 400 पॉइंट से ऊपर जाना पड़ता था। वहीं एसएसएस रैंक के लिए 600 पॉइंट्स की जरूरत होती थी। जिस भयानक फ्यूचर को मैंने देखा था, उसमें भी डार्क एम्परर सबसे पावरफुल सब्स्टिट्यूट्स में से एक बनने वाला था। मैंने वांग जिन श्याओ के बेजान शरीर की तरफ देखा। डार्क एम्परर, इसे खत्म कर दो। बिना कुछ कहे उस ब्लैक वॉरियर ने चुपचाप मेरे आदेश को पूरा कर दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं ऐसे शांति से कंपनी से बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सड़कों पर चलते हुए मैंने एक ऑनलाइन ग्रुप चैट खोला। आमतौर पर यह ग्रुप पूरी तरह शांत रहता था, लेकिन आज का दिन अलग था। ग्लोबल अवेकनिंग शुरू हो चुका था और हर कोई अपने नए अवेकन हुए टैलेंट्स को लेकर एक्साइटमेंट से बातें कर रहा था। ज्यादातर लोगों को डी रैंक या एफ रैंक से ऊपर की एबिलिटी नहीं मिली थी। तभी एक मैसेज ने मेरा ध्यान खींचा। लू मिंग नाम के एक आदमी ने खुशी से लिखा, मैंने एस रैंक टैलेंट बुक ऑफ विशेस अवेकन किया है। उसका नाम देखते ही मैं रुक गया। मैं उसे पूरी तरह याद करता था। मेरी पिछली जिंदगी में लू मिंग हमेशा उन लोगों की चापलूसी करता था जो उससे ज्यादा स्ट्रांग होते थे। बुक ऑफ विशेस पाने के बाद उसने तुरंत उसकी पावर का इस्तेमाल अपनी पुरानी क्रश को अपने प्यार में डालने के लिए किया। बाद में उसका लालच और भी बढ़ गया। उसने अपने टीम लीडर और इंस्पेक्टर दोनों की हत्या कर दी और फ्यूचर में जाकर एक बेहद खतरनाक डार्क ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। स्माइलिंग कॉफिन। ऐसे इंसान को बचाने का कोई मतलब नहीं था। अगर मैं अभी उसका टैलेंट ले लेता तो मैं अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान बचा सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के
मैंने उसके अकाउंट से जुड़े नंबर पर कॉल कर दिया। उधर एक पास के होटल रूम में लू मिंग अपने नए अवेकन हुए सब्स्टिट्यूट को टेस्ट करने में पूरी तरह डूबा हुआ था। नॉर्मल सब्स्टिट्यूट से अलग बुक ऑफ विशेस के पास सिर्फ एक एबिलिटी थी, वो अपने मास्टर की विशेस पूरी कर सकता था। चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ लू मिंग ने बिना सोचे कहा, मेरी विश है मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। जादुई किताब के पेजेस अपने आप पलटने लगे। पूरे रूम में तेज रोशनी फैल गई। कुछ ही पलों बाद सब्स्टिट्यूट ने कहा, मास्टर आपकी विश पूरी हो चुकी है। विश पूरी करने के बाद बुक ऑफ विशेस ने अपनी एनर्जी खो दी और धीरे धीरे गायब हो गई। लू मिंग अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और उस लड़की को मैसेज भेज दिया जिसके पीछे वो काफी समय से पड़ा हुआ था। एबिलिटी पहले ही काम कर चुकी थी, वही लड़की जिसने पहले कभी उसे भाव तक नहीं दिया था, अब उसे डार्लिंग कहकर बुला रही थी। अचानक मिली इस सफलता के नशे में लू मिंग ने जवाब दिया, वही शॉर्ट ब्लैक आउटफिट पहनो जो मुझे पसंद है और अभी मेरे होटल रूम में आ जाओ। जैसे ही उसने हाँ कहा, लू मिंग खुशी से पूरे रूम में उछलने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ग्लोबल अवेकनिंग ने एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने लू मिंग को कॉल किया। उसने कॉल उठाया और मैंने सीधे पूछा, लू मिंग तुम कहां हो? मुझे लगता है मुझे एस रैंक टैलेंट्स के बारे में कुछ पता चला है, हमें बात करनी चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसकी आवाज में एक्साइटमेंट आ गई। रुको, क्या तुमने भी एस रैंक टैलेंट अवेकन किया है? जल्दी आओ, मैं इसी होटल में हूं। कॉल खत्म हुआ और लू मिंग हंसने लगा। जब हानजंग वो मुझे यह सीक्रेट बताएगा तब मैं बाद में उससे निपट लूंगा। पहले अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ डेट का मजा लेता हूं। 10 मिनट बाद मैं होटल पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने चुपचाप डोर लॉक कर दिया। लू मिंग खुशी से मेरे पास आया। तो एस रैंक टैलेंट्स के बारे में तुम्हें क्या पता है? मुझे सब बताओ, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड जल्द ही आने वाली है। मैं उसके करीब गया जैसे कोई बड़ा सीक्रेट बताने वाला हो, लेकिन तभी डार्क एम्परर चुपचाप उसके पीछे प्रकट हो गया, बिना किसी वार्निंग के। बूम! एक खतरनाक पंच सीधा लू मिंग के चेहरे पर पड़ा। डार्क एम्परर की फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग लेवल की थी। उस एक पंच में एक नॉर्मल ह्यूमन से लगभग 20 गुना ज्यादा ताकत थी। लू मिंग के पास रिएक्ट करने का मौका तक नहीं था। उसकी तुरंत मौत हो गई। तभी मेरी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। प्लंडर एक्टिवेटेड। चूज योर रिवॉर्ड। एट्रीब्यूट वैल्यूज, टैलेंट इफेक्ट, स्किल इफेक्ट, सोल फोर्स। मैंने शांति से हर ऑप्शन पर ध्यान से सोचा। उसके एट्रीब्यूट्स अभी भी बहुत नॉर्मल हैं। उसने अभी तक कोई जॉब क्लास नहीं चुना है, इसलिए उन्हें लेना बेकार होगा। वो अभी तक डंजन में भी एंटर नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि उसके पास कोई यूजफुल स्किल्स भी नहीं है। उसकी सोल फोर्स को अब्सॉर्ब करने से मेरा टैलेंट स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन उससे भी प्लंडर को एसएस रैंक तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक सही चॉइस बची थी। मैं उसका टैलेंट लूंगा। सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव एक्वायर्ड एन एडिशनल एस रैंक टैलेंट, बुक ऑफ विशेस। इसके बाद सिस्टम ने मेरे नए टैलेंट की एबिलिटी समझाई। पहली इच्छा थी बैटल हार्डेंड। यह हमेशा के लिए मेरी क्रिटिकल हिट रेट को 20% बढ़ा देती थी, और साथ ही जब भी मैं किसी एनिमी को डिफीट करता तो मिलने वाला एक्सपीरियंस डबल हो जाता था। दूसरी इच्छा थी आयरन वॉल। यह मेरी सर्वाइवेबिलिटी को बहुत बढ़ा देती थी, जिससे मैं अटैक्स को अवॉइड कर सकता था और हर 10 मिनट में एक अटैक को पूरी तरह नलिफाई कर सकता था। तीसरी इच्छा थी गुड लक। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है,
ये मेरी लक को 10 गुना बढ़ा देती थी। जैसे ही मैंने इस टैलेंट को अब्सॉर्ब किया, मुझे सच में महसूस हुआ कि मेरे शरीर में एक और पावर फ्लो हो रही है। क्यूरियोसिटी के कारण मैंने इसके सब्स्टिट्यूट को समन करने का फैसला किया। कम फोर्थ, बुक ऑफ विशेस। पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए एक आदमी धीरे धीरे मेरे सामने अपीयर हुआ। उसके हाथों में एक बहुत बड़ी एंशिएंट बुक थी। डार्क एम्परर के विपरीत ये सब्स्टिट्यूट वॉरियर से ज्यादा एक स्कॉलर जैसा दिख रहा था। उसने सम्मान से झुककर कहा, ग्रीटिंग्स मास्टर, यू हैव समन्ड मी। आपकी जो भी विश होगी मैं उसे बुक ऑफ विशेस के माध्यम से पूरा कर दूंगा। मैं अपना सरप्राइज छिपा नहीं सका। वेट, तुम सच में बोल सकते हो? सब्स्टिट्यूट मुस्कुराया। मैं फंक्शनल टाइप सब्स्टिट्यूट हूं। मेरे पास लगभग कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपकी विशेस पूरी कर सकता हूं। मैं जितनी एनर्जी इस्तेमाल करता हूं वो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी रिक्वेस्ट कितनी मुश्किल है। जितनी इम्पॉसिबल विश होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। मेरी इंटेलिजेंस भी सामान्य सब्स्टिट्यूट से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं स्ट्रैटेजी बनाने में भी आपकी मदद कर सकता हूं। मैं तुरंत समझ गया कि उसका मतलब क्या था। तो खजाना लाने के लिए कहने की बजाय मुझे यह पूछना चाहिए कि खजाना कहां छिपा है। सब्स्टिट्यूट ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली मास्टर। इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल होती है, फिर भी रियलिटी को सीधे बदलने की तुलना में इसमें बहुत कम एनर्जी खर्च होती है। अगर आप मुझसे कल की लॉटरी नंबर्स पूछेंगे तो उसमें बहुत कम एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं आपके लिए सच में पानी की बोतल लेकर आऊं तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब मैं समझ चुका था कि इस एबिलिटी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने एक और सवाल पूछा, अगर मैं अपने भाई जेसन को प्रिजन से फ्री करवाना चाहूं तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी? बुक ऑफ विशेस ने अपने पेजेस खोले और ध्यान से चेक किया। कुछ सेकंड्स बाद उसने मेरी तरफ देखा। मास्टर, उस विश को पूरा करने में मेरी बची हुई सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं तुरंत रिकवरी के लिए डीप स्लीप में चला जाऊंगा। आंटी से सिर हिला दिया। जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं था। अभी सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं बुक ऑफ विशेस का इस्तेमाल उन सभी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए करूं जिनके पास पावरफुल एस रैंक टैलेंट्स अवेकन हुए थे। मीनवाइल, डार्क एम्परर पहले ही लूमिंग की बॉडी को बिना कोई निशान छोड़े खत्म कर चुका था। जब मैंने दोबारा डार्क एम्परर को देखा तो मेरी नजर एक चीज पर जाकर रुक गई। उसकी चेस्ट के बीचों बीच एक अजीब क्लॉक लगी हुई थी। उसमें सिर्फ एक ही हैंड था। मैंने बुक ऑफ विशेस की तरफ देखा। क्या किसी सब्स्टिट्यूट का अपीयरेंस उसकी एबिलिटीज को दर्शाता है? उसने जवाब दिया, हां, सब्स्टिट्यूट का फॉर्म उसकी एबिलिटीज और उसके मास्टर की सोल की कंडीशन दोनों से तय होता है। मैंने फिर डार्क एम्परर की तरफ देखा। तो फिर उसके पास क्लॉक क्यों है? उसकी एबिलिटी का टाइम से कोई संबंध नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आई। शायद इसका संबंध मेरे रीइंकार्नेशन से है। क्योंकि प्लंडर अब कूल डाउन पीरियड में जा चुका था, इसीलिए मैं आज इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि अब हंटिंग जारी रखने का कोई कारण नहीं था। इसके बजाय मैंने पास के डंजन्स को एक्सप्लोर करना शुरू करने का फैसला किया। फैंग मेंशू को होटल के एग्जिट की तरफ जाते हुए मैंने देखा। एंट्रेंस के पास एक यंग वुमन खड़ी थी। वह फैंग मेंशू थी, वही लड़की जिसे लूमिंग ने होटल में बुलाया था। वह खुद से बहुत नाराज लग रही थी। मैं क्या सोच रही थी? मैंने उस क्रीप को इतने सारे मैसेजेस क्यों भेजे? लगता है मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया था। घर पहुंचते ही मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। मैं बिना कुछ कहे उसके पास से निकल गया। रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचकर मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा,
मेरा फ्रेंड यहां थोड़ी शांति और आराम के लिए आया है, इसलिए कृपया उसे डिस्टर्ब मत करना। होटल से बाहर निकलने के बाद सीन कहीं और बदल गया। हैंग सिटी की एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक और अवेकेंड व्यक्ति अपने सब्स्टिट्यूट को कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उस सब्स्टिट्यूट का नाम किंग ऑफ टाइम था। तुम्हारे सिर के ऊपर यह क्लॉक क्या है और यह ठीक एक हफ्ते फ्यूचर का टाइम क्यों दिखा रही है? किंग ऑफ टाइम ने ब्लू और व्हाइट कपड़े पहने हुए एक यंग गर्ल का रूप लिया था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब मैं टाइम के बीच से ट्रैवल कर रही थी, तब किसी अननोन एंटिटी ने मेरी पावर का एक हिस्सा चुरा लिया। इसी वजह से टाइमलाइन बदलना शुरू हो गई है। यह शब्द सुनते ही उसके मास्टर का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई और फिर भी सब कुछ गलत हो गया। उसका नाम उताई था। उसके पास लेजेंडरी एसएसएस रैंक्ड किंग ऑफ टाइम टैलेंट था। हैरानी की बात यह थी कि उसने ग्लोबल अवेकनिंग के सबसे पहले स्टेज में ही इस टैलेंट को अवेकन कर लिया था। इस एबिलिटी के साथ वह आगे चलकर इतना पावरफुल बन गया था कि दुनिया के गार्डियन गॉड्स में शामिल हो गया। लेकिन अपनी पिछली टाइमलाइन में वह स्पेस टाइम के एक क्रैक में एंटर कर गया था और उसका सामना ऐसे ओपोनेंट से हुआ जिसे हराना उसकी एबिलिटी से बाहर था। कोई और रास्ता न होने पर उसने किंग ऑफ टाइम की लगभग पूरी पावर का बलिदान देकर टाइम में वापस जाने और हिस्ट्री को बदलने का फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य से सब कुछ उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ। ग्लोबल अवेकनिंग से एक हफ्ते पहले पहुंचने के बजाय वह केवल कुछ घंटे बाद वापस आ सका, जब अवेकनिंग शुरू हो चुका था। इस टाइम जर्नी के दौरान उसके सब्स्टिट्यूट की पावर का एक बड़ा हिस्सा भी खो गया था। किंग ऑफ टाइम ने फिर से धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने दुनिया में कहीं कुछ असामान्य महसूस कर लिया हो। अचानक किंग ऑफ टाइम ने दूर की तरफ देखा। मास्टर, मैं अपनी पावर के एक हिस्से को महसूस कर सकती हूं। वह यही कही है। हैंग सिटी में ऊटाई ने भौ है से कोड़ ली। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगा था कि टाइम जंप के दौरान तुम्हारी सारी पावर खत्म हो गई थी। कुछ देर रुकने के बाद किंग ऑफ टाइम ने समझाया, मेरी पावर का एक हिस्सा, जिसे सेकंड हैंड कहा जाता है, नष्ट नहीं हुआ था। किसी ने उसे जबरदस्ती चुरा लिया। ऊटाई चुप हो गया। अगर कोई व्यक्ति टाइम ट्रैवल के दौरान किंग ऑफ टाइम की पावर का एक हिस्सा चुरा सकता है, तो वह बेहद खतरनाक होना चाहिए। उसने तुरंत फैसला लिया, तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। हम उस थीफ के पीछे नहीं जाएंगे। पहले हम कुछ डंजन्स क्लियर करेंगे और अपने पुराने टीममेट से दोबारा जुड़ेंगे। जब हमारी पावर वापस आ जाएगी, तब हम उसे ढूंढेंगे। इस बीच हैंग सिटी के एक होटल के पास एक डंजन गेट दिखाई दे चुका था। गवर्नमेंट ने तुरंत वार्निंग जारी की। डंजन में एंटर करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 5 लोगों की पार्टी बनाने की सलाह दी गई। पोर्टल के आसपास क्यूरियस लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग पिक्चर्स ले रहे थे, जबकि कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि अंदर क्या हो सकता है। हर कोई इंटरेस्टेड था, लेकिन पोर्टल के अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैं शांति से उस भीड़ के बीच से निकल गया। जैसे ही लोगों ने मुझे पोर्टल की तरफ बढ़ते देखा, हर तरफ कंफ्यूज्ड बातें होने लगी। क्या ये आदमी सच में अकेले अंदर जाने वाला है? गेट को देखते हुए मैं मुस्कुरा दिया। मुझे ये डंजन याद है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इसमें एंटर करने से बहुत डरता था। मैं इसे कॉन्कर करने वाला हूं। जैसे ही मैंने पोर्टल पार किया, एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। स्कैनिंग प्लेयर्स बॉडी, स्कैन कंप्लीट। एक मैकेनिकल वॉइस ने डंजन के रूल्स समझाने शुरू किए। डंजन के अंदर मुझे जो भी इंजरीज होंगी, बाहर निकलते समय वे पूरी तरह हील हो जाएंगी। अगर मैं एक बार मर भी गया, तो मुझे डंजन के बाहर रिवाइव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं 3 बार मर गया, तो कोई रेजरेक्शन नहीं होगा।
इसके बाद मेरे सामने 6 अलग अलग प्रोफेशन ऑप्शंस दिखाई देने लगे। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने अपने चॉइस के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मैंने बस वॉरियर क्लास चुन लिया था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। मेरे पास 2 एस रैंक टैलेंट्स और 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्स्टिट्यूट्स थे। गलत प्रोफेशन चुनना बहुत बड़ी गलती होती। तुरंत फैसला लेने की बजाय मैंने बुक ऑफ विशेस को समन किया। मेरे लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन बताओ। सब्स्टिट्यूट ने हर पॉसिबिलिटी को ध्यान से एनालाइज किया और फिर जवाब दिया, मास्टर, मेज क्लास के सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर आप मेज चुनते हैं तो आपके लेवल 20 तक पहुंचने की लगभग 95% संभावना है और ये बाकी सभी क्लासेस से बहुत तेज होगा। मैं आपके डेवलपमेंट को भी सही तरीके से गाइड कर पाऊंगा। मैंने उसकी बात के बारे में सोचा। यह कोई बुरा ऑप्शन नहीं था। डार्क एम्परर के पास पहले से ही जबरदस्त क्लोज रेंज कॉम्बैट एबिलिटी थी, इसलिए मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी होना कोई बड़ी समस्या नहीं होती। फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा था। तभी मुझे एक जरूरी बात याद आई। मेरी पिछली जिंदगी में मैं कभी भी एस रैंक तक नहीं पहुंच पाया था। इसी वजह से मुझे कभी पता ही नहीं चला कि एस रैंक टैलेंट्स सेकंड एडवांसमेंट के समय हिडन प्रोफेशंस अनलॉक कर सकते हैं। क्यूरियस होकर मैंने एक और सवाल पूछा, अगर मैं मेज चुनता हूं और सेकंड प्रमोशन के दौरान प्लंडर का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे कौन सा हिडन प्रोफेशन मिलेगा? बुक ऑफ विशेस ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैं इसकी सलाह नहीं देता। आपके बैटल मेज बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। यह सही रास्ता नहीं है। उसका जवाब सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जितना ज्यादा वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा मुझे यकीन हो रहा था। वह अपनी रेकमेंडेशंस सिर्फ प्रोबेबिलिटी के आधार पर दे रहा है। पोटेंशियल सिर्फ मैं जानता हूं। प्लंडर मेरी कोर एबिलिटी थी। मैं जो भी प्रोफेशन चुनता उसे प्लंडर के साथ बेहतर तालमेल बनाना था, ना कि उसकी जगह लेनी थी। डार्क एम्परर पहले से ही डायरेक्ट कॉम्बैट में बहुत अच्छा था। मुझे ऐसी क्लास चाहिए थी जो असैसिनेशन को ज्यादा ताकत दे और प्लंडर की पूरी पोटेंशियल को बाहर ला सके। कुछ देर सोचने के बाद मैंने आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं असैसिन चुनूं और सेकंड प्रमोशन के दौरान का इस्तेमाल करूं तो? पहली बार बुक ऑफ विशेस सच में हैरान दिखाई दिया। अगर आप ये रास्ता चुनते हैं तो आप एक बेहद खतरनाक हिडन क्लास बन जाएंगे। ये प्लंडर के साथ पूरी तरह मैच करता है और इसकी पूरी पोटेंशियल को इस्तेमाल करने देता है। लेकिन फिर भी मैं मेज की सलाह दूंगा। मुझे बस यही सुनना था। बिना एक पल की देरी किए मैंने असैसिन सिलेक्ट कर लिया। प्रोफेशन सक्सेसफुली सिलेक्टेड। जेनरेटिंग एट्रीब्यूट पैनल। सिलेक्शन पूरी होते ही कई असैसिन स्किल्स तुरंत दिखाई देने लगी। मैंने अपनी डैगर घुमाई और मुस्कुराया। डार्क एम्परर की जबरदस्त स्ट्रेंथ और असैसिन की स्पीड, अब यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद सिस्टम ने मुझे एक पार्टी बनाने को कहा। अधिकतम 5 प्लेयर्स एक साथ एंटर कर सकते थे। मैंने खुद सिर्फ एक कंपेनियन चुना। डार्क एम्परर पहले ही ज्यादातर अवेकेंड ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग था। मुझे किसी और की जरूरत नहीं थी। मैं जिस डंजन में एंटर हुआ उसका नाम गॉब्लिन लेयर था। इसकी डिफिकल्टी इजी, नॉर्मल, हार्ड से लेकर नाइटमेयर तक सेट की जा सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने नाइटमेयर सिलेक्ट किया। मेरे आसपास की दुनिया तुरंत बदल गई। मैंने खुद को एक अंधेरे जंगल में खड़ा पाया। कम से कम 50 रेड आइड गॉब्लिन्स ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। वे किसी भी समय अटैक करने के लिए तैयार थे। मैंने शांति से डार्क एम्परर को समन किया। फिर मैंने बुक ऑफ विशेस के एक बफ को एक्टिवेट किया। बैटल हार्डन्ड। डार्क एम्परर की क्रिटिकल हिट रेट तुरंत 20% बढ़ गई। वो चुपचाप खड़ा रहा और हर गॉब्लिन को हमारी तरफ बढ़ते हुए देखता रहा। फिर वो गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक सामान्य इंसान की आंखें भी उसकी मूवमेंट को फॉलो नहीं कर सकती थी। एक के बाद एक पंच पूरे बैटलफील्ड में चमकने लगे।
कुछ ही सेकेंड्स में दर्जनों गॉब्लिन्स गिर गए। मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगी। एक्सपीरियंस गेन्ड, एक्सपीरियंस गेन्ड, एक्सपीरियंस गेन्ड। क्योंकि मैं अपने करंट लेवल से बहुत ऊपर के एनिमीज को डिफीट कर रहा था और बैटल हार्डन के एक्सपीरियंस बोनस का फायदा मिल रहा था, इसलिए मेरा लेवल तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही मिनट्स में मैं लेवल 1 से लेवल 6 तक पहुंच गया। हर लेवल पर मुझे 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 2 स्किल पॉइंट्स मिलते थे। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 10 स्किल पॉइंट्स थे। मेरी पिछली जिंदगी के विपरीत अब मुझे बिल्कुल पता था कि अपने कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करना है। मैंने 16 एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में लगाए और बाकी 4 स्ट्रेंथ में। हर स्किल पॉइंट भी मैंने अपनी स्पीड बढ़ाने में लगा दिया। मेरी पिछली जिंदगी में कई लेजेंडरी असैसिन्स शैडो हंट और फैंटम स्लैश जैसी टेक्निक्स पर निर्भर करते थे। उन्होंने मुझे एक जरूरी बात सिखाई थी। डंजन के अंदर स्पीड का मतलब सिर्फ पहले अटैक करना नहीं था। जितनी तेज आपकी मूवमेंट होती है, उतनी ही कम स्टैमिना हर अटैक में खर्च होती है, और एक लंबी बैटल में स्टैमिना अक्सर जीत और मौत के बीच का फर्क बन जाती है। डार्क एम्परर के साथ मिलकर मैं डंजन के अंदर और गहराई तक गया और सेकेंड स्टेज तक पहुंच गया। यहां के मॉन्स्टर्स पहले वाले मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। सौभाग्य से बैटल हार्डन का इफेक्ट अभी भी एक्टिव था, जिसकी वजह से डार्क एम्परर हर एनिमी पर आसानी से हावी हो रहा था। मॉन्स्टर की एक के बाद एक लहर गिरती गई और मेरा लेवल बढ़ता रहा। आखिरकार मैं लेवल 7 तक पहुंच गया। कुछ देर बाद हम डंजन के फाइनल स्टेज पर पहुंच गए। हमारा इंतजार गॉब्लिन गार्डियन कर रहा था, जो डंजन बॉस था। जैसे ही मैंने चेंबर में कदम रखा, मेरी नजर तुरंत एक चीज पर गई। कई गॉब्लिन्स फीमेल ह्यूमन एनपीसीज को चोट पहुंचा रहे थे। मेरे अंदर तुरंत गुस्सा उबलने लगा। डार्क एम्परर मेरी हर भावना को महसूस कर सकता था। जैसे ही मेरा गुस्सा बढ़ा, उसके अंदर की मारने की इच्छा भी फट पड़ी। मेरे आदेश का इंतजार किए बिना वो सीधे गार्डियन बॉस के पास खड़े गॉब्लिन कमांडर की तरफ दौड़ पड़ा। एक पंच में ही कमांडर की तुरंत मौत हो गई। बाकी गॉब्लिन्स जोर से चिल्लाए और एक साथ हमारी तरफ दौड़ पड़े। मेरी बढ़ी हुई एजिलिटी की वजह से मैं हर अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था, जबकि डार्क एम्परर सामने से मेरी रक्षा कर रहा था। 30 सेकंड्स बाद कमरे का हर गॉब्लिन मर चुका था। सिर्फ गार्डियन बॉस बचा था, लेकिन वह भी कोई चैलेंज नहीं था। डार्क एम्परर ने सिर्फ एक पंच में बॉस को खत्म कर दिया। डंजन आखिरकार क्लियर हो चुका था। मैंने कुल 83 गॉब्लिन्स को डिफीट किया था। सिस्टम ने मुझे 9700 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का रिवॉर्ड दिया, जिससे मैं सीधे लेवल 9 तक पहुंच गया। जैसे ही मॉन्स्टर्स की बॉडीज गायब हुईं, गोल्डन लाइट की धाराएं हवा में उठने लगी। मैं तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। ट्रेजर चेस्ट। रिवॉर्ड लेने से पहले मैंने बुक ऑफ विशेस को गुड लक पर स्विच कर दिया, जिससे मेरी लक 10 गुना बढ़ गई। मेरे सामने एक ट्रेजर चेस्ट दिखाई दी। डंजन क्लियर्ड। फाइनल स्कोर 5500 पॉइंट्स। रिवॉर्ड एपिक गोल्ड ट्रेजर चेस्ट। डंजन स्कोर्स कई फैक्टर्स के आधार पर तय होते थे। मैंने कितना डैमेज दिया, डंजन कितनी जल्दी क्लियर किया, और यहां तक कि कितने प्लेयर्स ने इसमें हिस्सा लिया। आमतौर पर अगर कोई नाइटमेयर डिफिकल्टी पर भी लो लेवल डंजन क्लियर करता, तो उसे सिर्फ आयरन ट्रेजर चेस्ट मिलता, लेकिन गुड लक की वजह से मेरा रिवॉर्ड बढ़कर सीधे एपिक गोल्ड ट्रेजर चेस्ट बन गया। जैसे ही मैंने उसे खोला, दर्जनों आइटम्स बाहर निकल आए। उनमें हाई ग्रेड हीलिंग पोशंस, रेयर इक्विपमेंट और कई असैसिन एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स थे। मेरी पिछली जिंदगी में मिले ट्रेजर्स की तुलना में ये पूरी तरह अलग लेवल के थे। गुड लक का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही फैसला था। सबसे पहले मैंने एक वेपन उठाया। यह गोल्ड ग्रेड शॉर्ट ब्लेड था। हालांकि इसका बेस लेवल बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह 40 एक्स्ट्रा अटैक पॉइंट्स देता था,
और इसमें एक पावरफुल ब्लीडिंग इफेक्ट भी था जो आने वाले डंजन रन्स को काफी आसान बना देगा। इसके बाद मुझे एक गोल्ड ग्रेड लाइट आर्मर मिला। हेल्थ बढ़ाने के अलावा यह मिलने वाले डैमेज को काफी कम कर देता था। तभी एक और नोटिफिकेशन दिखाई दिया, कैरेक्टर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, प्लीज एंटर योर प्लेयर नेम। ये नेम हर डंजन के अंदर दिखाई देगा। मैंने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। डार्क एम्परर, यह नाम मेरे लिए बिल्कुल सही था। लगभग तुरंत ही पूरी दुनिया में एक ग्लोबल अनाउंसमेंट गूंज उठा। Congratulations to player Dark Emperor, the first player to solo clear a nightmare difficulty dungeon. Reward 1 Wheel of Destiny ticket. इस अनाउंसमेंट ने अनगिनत अवेकेंड प्लेयर्स को हैरान कर दिया। डार्क एम्परर कौन है? व्हील ऑफ डेस्टिनी क्या है? बहुत दूर ओटाई ने नोटिफिकेशन को अविश्वास से देखा। हिस्ट्री बदल गई है। पहला नाइटमेयर डंजन आज रात ग्रे वुल्फ नाम का व्यक्ति क्लियर करने वाला था। उसने तुरंत किंग ऑफ टाइम की तरफ देखा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि टाइम ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं बदल सकता? किंग ऑफ टाइम ने शांत आवाज में जवाब दिया, जब कोई टाइम ट्रैवल करता है तो वो सिर्फ अपने ही पुराने शरीर में वापस लौटता है। इतना अकेले हिस्ट्री को बदलने के लिए काफी नहीं होना चाहिए। ओताई ने अपनी आंखें छोटी कर ली। फिर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो डार्क एम्परर किसी तरह उतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया जितना उसे नहीं होना चाहिए था, या फिर उसने तुम्हारी पावर का एक हिस्सा चुरा लिया, फ्यूचर से वापस आया और खुद हिस्ट्री बदल दी। किंग ऑफ टाइम ने सिर हिला दिया। मेरी चोरी हुई पावर किसी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकती, तो फिर वो अकेले नाइटमेयर डंजन को क्लियर कैसे कर सकता है? ओताई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हमें उसे ढूंढना होगा। अगर वो इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इस बीच मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे डंजन क्लियर करने से फ्यूचर पूरी तरह केओस में बदल चुका था। मैं बस अपनी नई मिली व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट को देख रहा था। क्यूरियोसिटी के कारण मैंने दोबारा बुक ऑफ विशेस को समन किया। इसे इस्तेमाल करने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है? बुक ऑफ विशेस ने अपनी विशाल डोम खोली। व्हील ऑफ डेस्टिनी एक बेहद रेयर रिवॉर्ड है। इसे सिर्फ नाइटमेयर डिफिकल्टी डंजन्स को क्लियर करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंदर एफ रैंक से लेकर एसएसएस रैंक तक हर रैंक के रिवॉर्ड्स मौजूद होते हैं। व्हील के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो कहीं और नहीं मिल सकते, यहां तक कि डंजन्स के अंदर भी नहीं। इसके अंदर लाइफ एलिक्सिस, स्पिरिट क्रिस्टल्स और कई लेजेंडरी आइटम्स जैसे ट्रेजर्स मौजूद हैं जो किसी की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एफ रैंक आइटम्स के मिलने की संभावना लगभग 40% होती है। एसएस रैंक आइटम्स की संभावना सिर्फ 1% के करीब होती है। लिए गुड लक के बावजूद ये गारंटी नहीं है कि आपको टॉप टियर रिवॉर्ड ही मिलेगा। मैंने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारी विश पूरी करने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करूं तो? बुक ऑफ विशेस ने कॉस्ट चेक की। अगर आप व्हील को जबरदस्ती एसएसएस रैंक आइटम देने के लिए मजबूर करते हैं तो मैं कम से कम 6 महीने के लिए डीप स्लीप में चला जाऊंगा। एसएस रैंक रिवॉर्ड के लिए लगभग 190 एनर्जी खर्च होगी। एस रैंक रिवॉर्ड के लिए सिर्फ 10 एनर्जी लगेगी। मैंने शांति से अपने ऑप्शंस के बारे में सोचा। एसएस रैंक आइटम काफी आकर्षक था, लेकिन बुक ऑफ विशेस को 6 महीने के लिए खो देना मेरी प्रोग्रेस को रोक देगा। अभी उसकी पावरफुल टैलेंट्स को खोजने वाली एबिलिटी ज्यादा वैल्यूएबल थी। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे एस रैंक आइटम चाहिए। बुक ऑफ विशेस ने सिर हिला दिया। मास्टर की विश अब पूरी की जाएगी। व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट रोशनी में बदल गया और बुक ऑफ विशेस के साथ मर्ज हो गया। मेरे सामने एक विशाल नीली व्हील दिखाई दी। उसकी नीडल तेजी से घूमने लगी। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। रुको! नीडल तुरंत रुक गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 10 रिवॉर्ड्स प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक एसएस रैंक क्रिस्टल था।
इसके अलावा कई स्पेशल क्रिस्टल्स भी थे। बॉन्ड क्रिस्टल, जो मास्टर और उसके सब्स्टिट्यूट के बीच की रेंज बढ़ाता था। एक्सट्रीम क्रिस्टल्स, जो सब्स्टिट्यूट की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाते थे। रेज क्रिस्टल्स, जो कुछ समय के लिए सब्स्टिट्यूट की एबिलिटीज को बूस्ट कर सकते थे। कुछ क्रिस्टल टाइप्स कई ग्रेड्स में भी आते थे, जैसे मुझे 2 रियलिटी क्रिस्टल्स मिले। एक डी रैंक था और दूसरा एफ रैंक। उन्हें बचाकर रखने की बजाय मैंने दोनों को एक साथ क्रश कर दिया। सिस्टम ने तुरंत उनके इफेक्ट्स को कंबाइन कर दिया, जिससे उनकी टोटल एनहांसमेंट वैल्यू बढ़ गई। इसके बाद मैंने डार्क एम्परर को 2 ब्रॉन्ज ग्रेड क्रिस्टल्स दिए। उन्हें अब्सॉर्ब करने के बाद वह मुझसे 6 मीटर रेडियस के अंदर स्वतंत्र रूप से मूव कर सकता था। एक बी रैंक स्पीड क्रिस्टल ने मेरी टैलेंट ग्रोथ को और बढ़ा दिया, जिससे मुझे 5 एक्स्ट्रा ग्रोथ पॉइंट्स मिले। बाकी रिवॉर्ड्स में एक एनर्जी हार्ट और एक एसएस रैंक एक्सट्रीम क्रिस्टल शामिल थे। एनर्जी हार्ट सब्स्टिट्यूट की स्टैमिना को तेजी से रिस्टोर कर सकता था। एक्सट्रीम क्रिस्टल सब्स्टिट्यूट की मैक्सिमम एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। दोनों आइटम्स हाथ में लेकर मैंने बुक ऑफ विशेस की तरफ देखा। इन दोनों को किस सब्स्टिट्यूट को देना चाहिए? पहली बार बुक ऑफ विशेस सच में एक्साइटेड दिखाई दिया। मास्टर, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप दोनों मुझे दे दें। अगर मेरी एनर्जी कैपेसिटी और रिकवरी बेहतर हो गई तो मैं बहुत ज्यादा विशेस पूरी कर पाऊंगा। और अगली बार जब आपको कोई और व्हील ऑफ डेस्टिनी मिलेगी तो आपको मेरी एनर्जी लिमिट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं मुस्कुरा दिया। मैं यही सुनना चाहता था। आगे बढ़ो, ये दोनों क्रिस्टल्स तुम्हारे हैं। जैसे ही मैंने क्रिस्टल्स बुक ऑफ विशेस को दिए, उसने उन्हें अपने हाथों में क्रश किया और उनकी पावर अब्सॉर्ब कर ली। उसकी एनर्जी तुरंत बढ़कर 300 पॉइंट्स हो गई और उसकी रिकवरी स्पीड भी डबल हो गई। अब मेरे पास सिर्फ लाइफ एक्सटेंशन पिल और रेज क्रिस्टल बचे हैं। सभी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैं डंजन से बाहर निकल गया। दुर्भाग्य से मेरे पास अभी भी स्पेस क्रिस्टल नहीं था, इसीलिए मैं अपने नए मिले इक्विपमेंट को रियल वर्ल्ड में नहीं ला सकता था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि डंजन एंट्रेंस के पास एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। बिना किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचे मैं चुपचाप उस भीड़ में मिल गया और वहां से निकल गया। मेरी अगली मंजिल पहले से तय थी। टावर ऑफ बैबल, एक सीक्रेट रेल्म जो हर बड़े सिटी के अंदर छिपा हुआ था। पिछली जिंदगी में इसे सबसे पहले कॉन्कर करने वाला कोई और था, लेकिन इस बार ये सम्मान मेरा होगा। टावर ऑफ बैबल लगभग 100 मीटर ऊंचा था, जो एक मिस्टीरियस नीली लाइट से चमक रहा था। आधे घंटे बाद मैं आखिरकार वहां पहुंच गया। बाहर पहले से ही एक बड़ी भीड़ जमा थी। मैं अंदर जाने ही वाला था कि तभी एक खूबसूरत यंग वुमन मेरे पास आई। क्या आप हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने विनम्रता से सिर हिला दिया। टीम में काम करना सिर्फ मेरी स्पीड को स्लो करेगा। इसके बाद मैं सीधा टावर के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने एंट्री की, चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने मुझे घेर लिया। डार्क एम्परर मेरे पास दिखाई दिया। सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर हर क्रीचर मर चुका था। उसकी जबरदस्त स्ट्रेंथ की वजह से ये पूरी बैटल बहुत आसान लग रही थी। फर्स्ट फ्लोर क्लियर्ड, रिवॉर्ड 5 फ्रैगमेंट्स ऑफ डेस्टिनी। इसके तुरंत बाद एक दूसरी नोटिफिकेशन दिखाई दी। वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश्ड, प्लेयर डार्क एम्परर। मेरा नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना मैं दूसरी फ्लोर की तरफ बढ़ गया। वहां के मॉन्स्टर्स पहले से काफी स्ट्रांग थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डार्क एम्परर ने उन्हें भी उतनी ही आसानी से खत्म कर दिया। 30 सेकंड्स बाद सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट हो चुकी थी। फ्लोर के बाद फ्लोर अविश्वसनीय स्पीड से क्लियर होते गए। टावर के बाहर हर कोई रैंकिंग्स को देखकर पूरी तरह शॉक में था। कोई हर फ्लोर को सिर्फ कुछ सेकंड्स में कैसे क्लियर कर सकता है? आखिर डार्क एम्परर कौन है? इस बीच मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। मैं बस लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मैं 10th फ्लोर पर पहुंच गया।
प्रीवियस स्टेजेस के ऑपोजिट। यहां से बाहर निकलने का कोई सेफ तरीका नहीं था। या तो तुम्हें फ्लोर क्लियर करनी होगी या फिर कोशिश करते हुए मरना होगा। सौभाग्य से मुझे ये बात पिछली जिंदगी से पता थी। उस समय 10th फ्लोर तक पहुंचने वाला पहला प्लेयर वर्थलेस पिक नाम से जाना जाता था। लेकिन इस बार मैं सिर्फ फ्लोर 10 तक पहुंचने वाला पहला इंसान नहीं बनूंगा, मैं फ्लोर 20 को कॉन्कर करने वाला भी पहला इंसान बनूंगा। मेरे सामने का बैटलफील्ड पूरी तरह अलग था। वहां सिर्फ एक एनिमी खड़ा था, एक बहुत बड़ा आर्मर्ड मॉन्स्टर जो एक नॉर्मल इंसान से लगभग 4 गुना बड़ा था। मुझे देखते ही उसने दहाड़ लगाई और मेरी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी प्रेजेंस पहले वाले गॉब्लिन गार्डियन से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। डार्क एम्परर आगे बढ़ा जबकि मैं उसके पीछे खड़ा रहा। बॉस ने तुरंत डार्क एम्परर की जबरदस्त पावर को महसूस कर लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अटैक कर दिया। बैटल शुरू हो गई। शुरुआत में डार्क एम्परर पूरी तरह फाइट को डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अचानक बॉस के शरीर से एनर्जी का एक भयानक एक्सप्लोजन निकला। उस शॉकवेव ने डार्क एम्परर को पीछे धकेल दिया। बॉस की आंखें लाल हो गई। वह बर्जर्क मोड में जा चुका था। मॉन्स्टर ने बिना रुके लगातार अटैक्स किए। सौभाग्य से डार्क एम्परर की स्पीड उससे बहुत ज्यादा थी। उसने हर स्ट्राइक को आसानी से डॉज किया और फिर एक ही पावरफुल पंच मारा। बॉस तुरंत जमीन पर गिर गया। बैटल खत्म हो गई। पूरी दुनिया में एक ग्लोबल अनाउंसमेंट गूंज उठा। Congratulations to player Dark Emperor. First player to clear the 10th floor of the Tower of Babel. Reward, 1 Wheel of Destiny ticket. इस अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया का ध्यान डार्क एम्परर नाम के मिस्टीरियस प्लेयर की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद प्लैनेट क्रिप्टॉन पर एक और ग्लोबल वार्निंग दिखाई दी। वार्निंग, जब कोई प्लेयर लेवल 20 पर पहुंचेगा और अपनी सेकंड जॉब एडवांसमेंट पूरी करेगा तो पूरी दुनिया में छोटे स्तर की आपदाएं शुरू हो जाएंगी। 5 नेशंस के साइंटिस्ट्स तुरंत इन्वेस्टिगेशन में लग गए। आखिर स्मॉल स्केल डिजास्टर्स का मतलब क्या था? क्या डंजन मॉन्स्टर्स रियलिटी में आने लगेंगे? किसी को इसका जवाब नहीं पता था। इस बीच मैं इनमें से किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरा पूरा ध्यान मेरे हाथ में मौजूद नई व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट पर था। एक बार फिर मैंने बुक ऑफ विशेस को समन किया। मैं एक और विश इस्तेमाल करना चाहता हूं। बुक ऑफ विशेस ने सिर हिलाया और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। व्हील ऑफ डेस्टिनी एक बार फिर मेरे सामने दिखाई दिया। उसकी नीडल तेजी से घूमने लगी और आखिरकार जाकर रुक गई। Congratulations, you have obtained 10 items. इस बार मेरा लक अच्छा नहीं था। रिवॉर्ड्स में मुझे सिर्फ एक एस रैंक आइटम मिला, एक एस रैंक स्पेशल क्रिस्टल। फिर भी मैं पूरी तरह खुश था। स्पेशल क्रिस्टल मिलने के बाद मैं आखिरकार डंजन के आइटम्स को रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर कर सकता था। मैंने तुरंत एक डी रैंक रियलिटी क्रिस्टल को क्रश कर दिया, जिससे मेरे एट्रीब्यूट्स हमेशा के लिए स्ट्रांग हो गए। इसके बाद मैंने डार्क एम्परर को कई मैना क्रिस्टल्स और एक लाइफ क्रिस्टल दिए ताकि वह और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। बाकी बचे क्रिस्टल्स फिलहाल किसी काम के नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें बाद के लिए स्टोर कर लिया। इतना सब करने के बाद भी मेरे पास अभी 2 व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट्स बचे हुए थे, एक नाइटमेयर डंजन से और एक टावर ऑफ बैबल से। उन्हें तुरंत इस्तेमाल करने की बजाय मैंने फैसला किया कि 10 टिकट्स इकट्ठे होने तक उनका इंतजार करूंगा। इस तरह वास्तव में वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स मिलने की मेरी चांसेस कहीं ज्यादा होंगी। इसके बाद मैंने कई आइटम्स को फ्रैगमेंट्स ऑफ फेट के बदले एक्सचेंज कर दिया। बाकी इक्विपमेंट को मैंने सेल पर लगा दिया। जितनी जल्दी ये आइटम्स मार्केट में पहुंचते उतनी ही उनकी वैल्यू बढ़ती। डंजन करेंसी को रियल वर्ल्ड के मनी में भी बदला जा सकता था, यहां तक कि एक कॉपर कॉइन की भी कीमत कई डॉलर्स थी।
लेकिन हाई ग्रेड इक्विपमेंट की कीमत उससे कहीं ज्यादा थी। कुछ ब्लैक आयरन ग्रेड इक्विपमेंट 100 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा में बिकते थे। जैसे ही मैंने अपने आइटम्स लिस्ट किए, वे लगभग तुरंत बिक गए। जब आखिरी ट्रांजैक्शन पूरा हुआ तो मैं अपने बैलेंस को देखकर हैरान रह गया। 8,400 गोल्ड कॉइन्स। जब मैंने उसकी कीमत को रियल वर्ल्ड करेंसी में बदला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं लगभग एक ही रात में मिलियनेयर बन चुका था। लगता है मुझसे एक गलती हो गई। अगर मैं सारे आइटम्स एक साथ बेचने की बजाय उन्हें अलग अलग लिस्ट करता तो शायद मैं इससे भी कहीं ज्यादा कमा सकता था। फिर भी यह ऐसी बात नहीं थी जिस पर पछतावा किया जाए। मेरे लिए इक्विपमेंट हासिल करना अब बेहद आसान हो चुका था। अपने सामने खड़े विशाल टावर की तरफ देखते हुए मैंने एक और फैसला किया। आज रात मैं टावर ऑफ बैबल की 20th फ्लोर तक पहुंच कर रहूंगा, और कल सुबह जब मैं आखिरकार रियल वर्ल्ड में वापस जाऊंगा तब तक मेरे प्लंडर टैलेंट का कूल डाउन भी खत्म हो चुका होगा। उसके बाद मैं और भी ज्यादा पावरफुल एस रैंक टैलेंट्स का शिकार शुरू करूंगा। टावर ऑफ बैबल पर लगातार चढ़ते हुए मुझे पिछली जिंदगी की एक याद आ गई। उस समय दुनिया पर 3 बदनाम गिल्ड्स का राज था। पहली थी स्माइलिंग कॉफिन, थी टोम ऑफ नाजार, और तीसरी थी 8 हेड असेंबली। 8 हेड असेंबली के 8 लीडर्स में से एक रेनी नाइट विथ नो अम्ब्रेला था, जिसका असली नाम भंगलो था। टोम ऑफ नाजार के 2 बेहद खतरनाक एग्जीक्यूटिव्स थे, ब्लडी विच और रैथ ऑफ ग्लेशियर, जिन्हें असली दुनिया में गेनिंग और लू जेनिंग के नाम से जाना जाता था। उनमें से हर एक के पास एस रैंक टैलेंट था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सभी हैंग सिटी में रहते थे। ये मेरे अगले टारगेट्स होंगे। इनके टैलेंट्स लेने के बाद मैं सिटी ऑफ सिन जाऊंगा। पिछली जिंदगी में मेरे भाई और मेरी हत्या करने वाले लोग सिर्फ हायर्ड फ्रीलांसर्स थे। जब मैं उनसे निपट लूंगा तब मुझे उस मास्टरमाइंड का पता चल जाएगा जिसने हमारी मौत का ऑर्डर दिया था। इसी बीच एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ये जी जिंग नाम का एक आदमी ऑनलाइन जॉब एडवर्टाइजमेंट्स पोस्ट कर रहा था। हैंग सिटी में उसकी एक कंपनी थी जिसका नाम ब्रिलियंट मीडिया था। ऊपर से देखने पर वह एक बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस लगती थी, लेकिन असलियत में वह एक जाल था। उसका प्लान बहुत आसान था, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयीज को हायर करना, फिर कंपनी ट्रिप का बहाना बनाना और उन सभी को सिटी ऑफ सिन ले जाकर मार देना। अब तक वह 40 लोगों को रिक्रूट कर चुका था। ही पर्याप्त विक्टिम्स इकट्ठा हो जाते, उसका जाल पूरी तरह बंद हो जाता। उधर टावर ऑफ बैबल के अंदर मैं 11th फ्लोर पर पहुंच गया। ये फ्लोर स्केलेटन्स और अनडेड मॉन्स्टर्स से पूरी तरह भरा था। पहली 10 फ्लोर्स के ऑपोजिट, जहां सिर्फ फ्रैगमेंट्स ऑफ फेट मिलते थे। 10 फ्लोर के बाद हर फ्लोर पर सीधे इक्विपमेंट ड्रॉप होने लगते थे। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए मैं खुद को पुरानी यादों में खोया हुआ महसूस करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं और मेरा भाई कभी इसी फ्लोर पर घंटों तक फार्मिंग करते थे, सिर्फ स्केलेटन आर्मर पाने की उम्मीद में। उस समय वह हमारे लिए एक अनमोल खजाने से कम नहीं था, लेकिन अब उस पर मेरी नजर तक नहीं ठहरती थी। मैंने उन यादों को एक तरफ रखा। डार्क एम्परर, इन सबको खत्म कर दो। डार्क एम्परर बैटल में आगे बढ़ गया। हर एक नॉर्मल स्केलेटन उसकी एक ही पंच से चकनाचूर हो रहा था। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लेवल 17 का एक स्केलेटन कमांडर चुपचाप मेरे पीछे आ गया, लेकिन मैंने उसे तुरंत देख लिया। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना कमजोर हूं? मैंने अपना शॉर्ट ब्लेड निकाली और सीधे उसकी छाती के अंदर मौजूद चमकते हुए कोर पर वार कर दिया। स्केलेटन कमांडर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, 11th फ्लोर क्लियर्ड, क्लियर टाइम 1 minute 35 seconds, रिवॉर्ड 85 फ्रैगमेंट्स ऑफ फेट। चूंकि इस फ्लोर को क्लियर करने वाला मैं पहला प्लेयर था, इसलिए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम हो गया। मैं मुस्कुरा उठा।
पिछली जिंदगी के 3 साल का एक्सपीरियंस इन नॉर्मल मॉन्स्टर्स को मेरे लिए पूरी तरह बेकार बना चुका था। 8 मिनट बाद मैं 20 फ्लोर पर पहुंच गया। वहां मेरा इंतजार कर रहा था उस फ्लोर का बॉस, लेवल 20 स्केलेटन लॉर्ड टेडमार। जैसे ही बैटल शुरू हुई, टेडमार ने अपनी सॉर्ड उठाई और एक स्किल एक्टिवेट की, नेदर वर्ल्ड समन। पूरे बैटलफील्ड में डार्क पोर्टल्स खुल गए। उनमें से सैकड़ों स्केलेटन वॉरियर्स बाहर निकल आए। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब मैं पूरी तरह डार्क एम्परर पर निर्भर नहीं रह सकता। 20 फ्लोर बिल्कुल अलग लेवल पर है। 200 से भी ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स एक साथ हमारी तरफ आगे बढ़ने लगे। डार्क एम्परर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ गया। दुश्मनों की एक के बाद एक लहर को चीरते हुए वो आखिरकार टेडमार तक पहुंच गया। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। उधर 100 से भी ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स डार्क एम्परर को पार करके मेरे चारों तरफ फैल गए। मैंने शांति से अपनी पोजीशन ले ली। मैं पहले भी ऐसी लड़ाइयां लड़ चुका हूं, लेकिन मेरे पास चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर मैंने इन सबको अकेले हराया तो मुझे गंभीर चोटें जरूर आएंगी। बिना एक पल की देरी किए मैंने बुक ऑफ विशेस को समन किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, डार्क एम्परर की क्रिटिकल हिट रेट इतनी बढ़ा दो कि वो जितनी ज्यादा हो सके टेडमार को हरा दे। बुक ऑफ विशेस ने अपनी एंशिएंट टोम खोली। कुछ ही पल बाद उसने सिर हिलाया। मास्टर, आपकी विश पूरी कर दी गई है। तुरंत एक शक्ति डार्क एम्परर के अंदर समा गई। उसका ऑरा फूट पड़ा। वो दोबारा पूरी रफ्तार से टेडमार की तरफ आगे बढ़ गया। उसी समय मैंने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों ओर मौजूद स्केलेटन सोल्जर्स को काटना शुरू कर दिया। अचानक पूरा बैटलफील्ड कांपने लगा। टेडमार ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट कर दी, शैटर्ड ग्रेट सॉर्ड। विषाद सॉर्ड पूरी ताकत के साथ डार्क एम्परर की तरफ गिरी, लेकिन डार्क एम्परर की एजिलिटी इतनी जबरदस्त थी कि उसने उस अटैक को आसानी से डॉज कर लिया और ऊंची छलांग लगा दी। एक पल में वो टेडमार की नजरों से गायब हो गया। कुछ क्षणों के लिए स्केलेटन लॉर्ड हैरानी से वहीं जम गया। इसने मेरी अल्टीमेट टेक्निक को डॉज कर लिया। बस उसी एक पल की झिझक ने उसकी किस्मत तय कर दी। डार्क एम्परर का पंच सीधे टेडमार के हेलमेट पर जा लगा। उसी समय बुक ऑफ विशेस का क्रिटिकल हिट एनहांसमेंट भी एक्टिवेट हो गया। अब उसका हर पंच 508 से भी ज्यादा क्रिटिकल डैमेज दे रहा था। टेडमार का शरीर जगह जगह से टूटने लगा। कुछ ही पलों बाद स्केलेटन लॉर्ड की मौत हो गई। उधर मैंने भी बाकी बचे स्केलेटन सोल्जर्स को खत्म कर दिया। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। Congratulations! You have cleared the 20th floor of the Tower of Babel. Clear time 3 minutes 11 seconds. Reward 100 fragments of fate. इसके तुरंत बाद पूरी दुनिया में एक अनाउंसमेंट गूंज उठा। प्लेयर डार्क एम्परर टावर ऑफ बैबल की 20th फ्लोर को सोलो क्लियर करने वाला पहला प्लेयर बन गया है। रिवॉर्ड 1 व्हील ऑफ डेस्टिनी टिकट। इस बार मैंने उस टिकट को तुरंत इस्तेमाल नहीं किया। उसे बाद के लिए बचाकर रखना कहीं ज्यादा फायदेमंद था। इसके बजाय मैं टावर पर चढ़ता रहा। पिछली जिंदगी की यादों और डार्क एम्परर की जबरदस्त ताकत की मदद से मैं आखिरकार 29th फ्लोर तक पहुंच गया। तब तक मैं लेवल 15 पर पहुंच चुका था। अंदर जाने से ठीक पहले एक वार्निंग दिखाई दी। Your current level is significantly below this floor's recommended level. Proceeding is not advised. मैं बस मुस्कुरा दिया। ऐसी वार्निंग्स मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं इस फ्लोर को भी क्लियर करूंगा। मैंने डार्क एम्परर की तरफ देखा। डोर को लात मारकर खोल दो। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। विशाल गेट जोरदार धमाके के साथ खुल गया। दूसरी तरफ उस फ्लोर का मास्टर खड़ा था, मिनोटोर किंग। उस विशाल दैत्य ने तुरंत अपना विशाल वॉर हैमर उठाया
और हमारी तरफ हमला कर दिया। मैंने उस अटैक को डॉज किया और उसी पल पिछली जिंदगी की एक और याद मेरे दिमाग में आ गई। अगर मैं 21 फ्लोर से लेकर 29 फ्लोर तक एक भी मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ देता तो 30th फ्लोर का बॉस बचे हुए सभी मॉन्स्टर्स को रीइंफोर्समेंट्स के रूप में समन कर लेता। मुझे पहले से पता था कि यह गलती मेरी पूरी कोशिश बर्बाद कर सकती है। इसका मतलब साफ था, सबसे पहले मिनटॉर किंग को मरना होगा। मिनटॉर किंग को जल्दी ही एहसास हो गया कि वो डार्क एम्परर की जबरदस्त स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। जब वो एक भी सीधा अटैक नहीं कर पाया तो उसने अपनी एक और पावरफुल स्किल एक्टिवेट कर दी, अर्थ शैटर। हमारे पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी और पूरा बैटलफील्ड बिखरने लगा। यही वो मौका था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने तुरंत बुक ऑफ विशेस को समन किया। डार्क एम्परर की क्रिटिकल हिट रेट बढ़ा दो। विश तुरंत एक्टिवेट हो गई। डार्क एम्परर के पंच पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए और अब उसका हर पंच एक भयानक क्रिटिकल हिट बन चुका था। हर अटैक 450 से भी ज्यादा क्रिटिकल डैमेज दे रहा था, जिससे मिनटॉर किंग की हेल्थ तेजी से कम होती जा रही थी। ई से गिरने लगी। जब उसे एहसास हुआ कि वो हारने वाला है तो उसने अपनी अल्टीमेट एबिलिटी एक्टिवेट कर दी, किंग्स कमांड। माई वॉरियर्स, हियर माई कमांड, कम फोर्थ एंड प्रोटेक्ट योर किंग। जैसे ही मैंने ये शब्द सुने मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। डार्क एम्परर के पास अभी भी एक स्किल बची हुई थी जिसका उसने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था, सीज माई फोर्स। जैसे ही मैंने उसे एक्टिवेट किया, सिस्टम ने अनाउंसमेंट किया, सक्सेसफुली प्लंडर्ड, अर्थ शैटर, किंग्स कमांड, 23 एजिलिटी, 1200 हेल्थ पॉइंट्स। जैसे ही उसकी स्किल्स और स्टैट्स छिन गए, मिनटॉर किंग तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और एट्रीब्यूट्स मिलने के बाद मैं सीधे लेवल 15 से लेवल 18 पर पहुंच गया। उसी समय मिनटॉर किंग द्वारा बुलाए गए सभी मिनटॉर वॉरियर्स 30th फ्लोर की तरफ जाने वाले गेट से अंदर आने लगे। अपनी नई स्किल को आजमाने के लिए मैंने भी किंग्स कमांड एक्टिवेट कर दी। उसका असर तुरंत दिखाई दिया। मेरी तरफ आगे बढ़ रहे सभी मिनटॉर्स एक ही पल में रुक गए और फिर मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गए। उधर हैंग सिटी के बाहर एक और डंजन रेड चल रही थी। एक यंग मैन एक विशाल मशरूम किंग के सामने खड़ा था। उसके पीछे एक विशाल आई तैर रही थी। उसका एसएस रैंक टैलेंट एम्परर आई। सिर्फ एक कमांड पर मशरूम किंग और डंजन के सभी मॉन्स्टर्स तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। उसी समय ओटाई ताली बजाते हुए उसके पास आया। एसएस रैंक टैलेंट से बिल्कुल ऐसी ही ताकत की उम्मीद थी। तुम सच में अपनी पोजीशन के लायक हो मिस्टर हुटाई। वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। मेरा एम्परर आई हर उस क्रीचर को कंट्रोल कर सकता है जिसे मैं देखता हूं। फिर तुम पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा? ओताई मुस्कुराया, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जिस पर टाइम भी असर नहीं डाल सकता। हुआई ने भौहें सिकोड़ ली। ये आदमी आखिर है कौन और ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे मुझे पहले से जानता हो? आखिरकार उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओताई ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ तुम ही मॉन्स्टर्स को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर सकते हो। उधर टावर ऑफ बेबल के अंदर दर्शनों माइनोटॉर्स अब भी मेरे सामने घुटनों पर बैठे थे। डार्क एम्परर ने तुरंत अपनी नई चुराई हुई स्किल अर्थ शैटर का इस्तेमाल किया। जमीन जोरदार धमाके के साथ फट गई। घुटनों पर बैठे सभी माइनोटॉर्स एक ही अटैक में खत्म हो गए। एक्सपीरियंस की भारी लहर ने मुझे सीधे लेवल 22 तक पहुंचा दिया। समय पूरे प्लैनेट क्रिप्टॉन में
एक और वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट गूंज उठी। Congratulations to player Dark Emperor, the first player to clear the 30th floor of the Tower of Babel. इस अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टावर के बाहर फैली अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैंने चुपचाप वहां से निकलना ही बेहतर समझा, ताकि मेरी पहचान किसी के सामने ना आए। अब जब मैं लेवल 20 पर पहुंच चुका था, तो मैं आखिरकार अपनी सेकंड जॉब एडवांसमेंट के लिए क्वालिफाइड हो गया था। लेकिन टावर ऑफ बेबल के अंदर लगातार लड़ते रहने की वजह से मुझे जोरों की भूख लगी हुई थी। मुझे कुछ खाना जरूरी था, इसलिए मैं पास की एक नूडल शॉप की तरफ चल पड़ा। तभी कुछ ऊंची आवाजों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैंने तुरंत उनमें से एक आवाज पहचान ली, जैंग वे। वो कभी मेरा सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो अपने 2 टीममेट्स के साथ मिलकर एक यंग वुमन को परेशान कर रहा था। वो उसी कंपनी में काम करती थी जहां मैं पहले काम करता था। उसका नाम चिंकान था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी बार बार माफी मांग रही थी, लेकिन उसकी हर माफी को नजरअंदाज करते हुए जोंग वे ने उसे फिर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उनकी बातचीत सुनने के बाद मुझे तुरंत समझ आ गया कि आखिर यहां क्या हुआ था।